वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो 14 मई को एग्ज़ाम है अभी तक तो यूपीपीएससी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 1.9%, 2.08%, 2.33% या 3.04%। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है, अगर वो पूछ ले तो कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या के 2.08% लोग जो है निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या के 2.08% लोग निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी यानी जनघनत्व है वो कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह हेतु चलाया गया था? हाल ही में न्यूज़ में था ये नासा का मैगलन मिशन, ये शुक्र ग्रह का मिशन है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो नासा के मैगलन अंतरिक्ष यान को मैगलन मिशन के रूप में शुक्र ग्रह के लिए 4 मई 1989 को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में शुक्र ग्रह पर चल रही गतिविधियों की तस्वीरें पृथ्वी पर भेजने के कारण चर्चा में रहा ये। और शुक्र ग्रह के पूरे सतह की छवि लेने वाला यह प्रथम अंतरिक्षयान था। और बुध ग्रह के समान ही इस ग्रह का, किस ग्रह का? शुक्र ग्रह का भी ना तो कोई चंद्रमा है और ना कोई वलय है। संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास के उद्देश्य क्या हैं? चीन तथा उत्तरी कोरिया के खतरों से निपटना, हिंद महासागर के खनिज संसाधनों पर तस्करों के गैर कानूनी प्रभुत्व को कम करना, जीवाश्म ईंधन पर खाड़ी देशों के एकाधिकार को समाप्त करना, या महासागरों के भीतर देशों द्वारा परमाणु बम निर्माण संबंधी अनुसंधानों पर निगरानी रखना। क्या है संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास? फॉर एग्जाम्पल सी ड्रैगन। देखिए चीन तथा उत्तर कोरिया के खतरों से निपटना, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए मार्च 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया द्वारा सी ड्रैगन 2023 संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है चीन तथा उत्तर कोरिया के खतरों से निपटने हेतु इन देशों के मध्य गठबंधन को मजबूत करना। और चीन भी अन्य देशों के साथ सुरक्षा बॉन्ड 2023 अभ्यास में भाग ले रहा है। जैसे कि ये सी ड्रैगन हो गया इन देशों का, तो ऐसे उसका सुरक्षा बॉन्ड है 2023। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है इनमें से? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या भारतीय रेलवे से संबंधित है वो, या फिर स्मार्ट सिटीज़ को सौर एवं पवन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा शक्ति सामर्थ्य बढ़ाना? क्या है? इन दोनों में से कुछ नहीं है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है देश में बुनियादी ढांचे से संबंधित भू स्थानिक डेटा को एकत्रित करने के हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश में बुनियादी ढांचे से संबंधित भू स्थानिक डेटा को एकत्रित करता है। यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में कार्य करेगा, जिससे बुनियादी ढांचे की अंतिम मील कनेक्टिविटी की सुविधा प्राप्त होगी और लोगों को यात्रा में समय भी कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में कौन कौन से देश भागीदार हैं? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान को एलिमिनेट कर दीजिए, तो जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा, और नेपाल भी नहीं है इसमें। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी, संतुलित और समावेशी विकास को प्राप्त करने हेतु आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर एवं लचीला बनाने हेतु भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत कब की थी? अप्रैल 2021 में। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ज्योग्राफी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में रूम सागरीय जलवायु वाले प्रदेश कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? देखिए यह सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो
0 डिग्री हो गई, यानी भूमध्य रेखा ऊपर का हो गया, उत्तरी गोलार्ध नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब ऐसे ऐसे अक्षांश रेखाएं खींचते चलो, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ वही अक्षांश हो जाते हैं। तो 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य पाया जाता है रोम सागरीय जलवायु प्रदेश। देखिए पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य रोम सागरीय जलवायु वाले प्रदेश पाए जाते हैं, जहां ग्रीष्मकाल शुष्क तथा शीतकाल आर्द्र होता है। और 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी पाई जाती है, जहां गर्मियों में स्थल की ओर से व्यापारिक पवनें चलती हैं, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होती। लेकिन शीतकाल में इस पेटी के भूमध्य सागर की ओर खिसकने के कारण यहाँ सागरों के ऊपर से आने वाली जो पछुआ पवनें हैं उनका विस्तार हो जाता है, जिस कारण रोम सागरीय भागों में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है, उस समय पृथ्वी पर सागरीय जल में जो ज्वार आता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड, लघु ज्वार यानी नीप टाइड, और अयन वृत्तीय ज्वार यानी आइनोस्फेरिक टाइड, या फिर उपभू ज्वार या पेरिजियन टाइड। टाइड मतलब ज्वार भाटा। देखिए पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है, उस समय पृथ्वी पर सागरीय जल में जो ज्वार आता है उसको बोलते हैं पेरिजियन टाइड यानी उपभू ज्वार। ऑप्शन बड़ी। तो पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है, तब यह स्थिति चंद्रमा की भू उपस्थिति कहलाती है, और इस समय चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल होता है वो सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। इसे बोलते हैं हम पेरिजियन टाइड यानी उपभू ज्वार। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में। हाई टाइड, दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड कब आता है? ठीक है, हाई नहीं, दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो है तीनों एक ही रेखा में होते हैं तब आता है। ये देखिए, यानी पूर्णिमा को भी होता है ऐसा, अमावस्या को भी होता है ऐसा, तो उपरोक्त दोनों तिथियां हो गई, तो सी है इसका आंसर। देखिए दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आते हैं। चूँकि इस दिन सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होते हैं, इसलिए सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित आकर्षण बल से पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार की उत्पत्ति होती है। लघु ज्वार कब आता है? नीप टाइड। पूर्णिमा अमावस्या को तो बृहद ज्वार आ रहा है, तो अष्टमी को आएगा ये, अष्टमी को। देखिए लघु ज्वार प्रत्येक चंद्रमास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि को उत्पन्न होने वाला ज्वार है, जो सामान्य ज्वार से कम ऊंचे होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सामान्यतः एक लघु ज्वार यानी नीप टाइड बृहद ज्वार के कितने दिनों के बाद आता है? यानी जो नीप टाइड है वो स्प्रिंग टाइड के यानी बृहद टाइड के, बृहद ज्वार के या दीर्घ ज्वार के कितने दिन के बाद आता है? 7 दिन के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो लघु ज्वार बृहद ज्वार के 7 दिन बाद आता है। प्रमुख बिंदु यह है कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, और यह ज्वार चंद्रमा की पहली और अंतिम तिमाही के दौरान आता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सम्मिलित प्रभाव के कारण महासागरों में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। इस दशा को कहते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं युति व्युति, सिजगी बोलते हैं इसको। ठीक है, सिजगी। ऑप्शन नंबर बी। तो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सम्मिलित प्रभाव के कारण महासागरों में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, मतलब स्प्रिंग टाइड, और इस दशा को बोलते हैं सिजगी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सीधी रेखा में होते हैं? सूर्य एवं चंद्रमा एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगे तो कैसा ज्वार आएगा बताइए? स्प्रिंग टाइड यानी बृहद ज्वार, नीप टाइड, तरंगिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगे तो जो है बृहद ज्वार आएगा, यानी स्प्रिंग टाइड आएगा, और पृथ्वी भी होती है उसी रेखा में। तो बृहद ज्वार तब बनते हैं जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सीधी रेखा में होते हैं और समुद्र की सतह को एक ही दिशा में खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा निम्नलिखित में से किसके कारण आता है? यह प्रश्न एग्जैक्ट यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी के अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल बल की क्रियाशीलता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जरा देखिए, महासागरों और समुद्रों में जो ज्वार भाटा आता है वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण
चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और साथ ही पृथ्वी के अपकेंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगल बल की क्रियाशीलता के कारण ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी पर। और चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल है वो सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। इस चीज़ को स्टेटमेंट बनाकर उल्टा भी कर सकता है एग्जामिनर, सूर्य का अधिक कर देगा चंद्रमा का कर देगा, तो स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा, जबकि चंद्रमा का अधिक होता है सूर्य का कम, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से अधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लघु ज्वार भाटा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के एक ही रेखा में होने की स्थिति में आता है। बृहद ज्वार भाटा तब आता है जब सूर्य एवं चंद्रमा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। प्रश्न पूछने का एक ये भी तरीका है। उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। ऊपर अभी तो देखा हमने, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे तो बृहद ज्वार आएगा, यानी स्प्रिंग टाइड आएगा। और सूर्य एवं चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होंगे तो आ जाएगा नीप टाइड, यानी लघु ज्वार। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं और सही अपने को बताना है, तो कोई भी सही नहीं है, डी है आंसर। ठीक है, तो बृहद ज्वार कब आता है? अमावस्या को भी आएगा, पूर्णिमा को आएगा, जब सूर्य चंद्रमा तीनों एक सीधे रेखा में होंगे। और लघु ज्वार है नीप टाइड कब आता है? जब चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से समकोण पर होते हैं और सूर्य और चंद्रमा की शक्तियाँ एक दूसरे का विरोध करती हैं तब। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। यह भी ज्योग्राफी का प्रश्न है। बे ऑफ फंडी यानी फंडी की खाड़ी जो अपने उच्च ज्वार के लिए जानी जाती है, भौगोलिक रूप से किसके समीप है? उत्तर पूर्वी अटलांटिक ओशियन, उत्तर पश्चिम अटलांटिक ओशियन, उत्तर पश्चिम पैसिफिक ओशियन, उत्तर पूर्वी पैसिफिक ओशियन। यानी दो ही इसमें महासागर हैं, या तो अटलांटिक में होगी या महासागर प्रशांत महासागर में होगी फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी, जो अपने उच्च ज्वार के लिए जानी जाती है। ये अटलांटिक में है तो पैसिफिक को हटा दीजिए, और अटलांटिक में भी कौन सा अटलांटिक? नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन में, यानी उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी। तो बे ऑफ फंडी या फंडी की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के 7 अजूबों में से एक है और उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोटिया कनाडा के तटवर्ती प्रांतों के मध्य इसका जो है मार्ग घुमावदार है। और इस खाड़ी का विशिष्ट आकार दुनिया के सबसे विशाल ज्वार के निर्माण में मदद करता है। और यहाँ जल स्तर प्रतिदिन 40 फीट ऊपर जाता है और नीचे गिरता है। और कहाँ पर है फंडी की खाड़ी? नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? ये तो ऐसा प्रश्न है केबीसी में भी पूछा जा सकता है। मंगलयान तो 2014 में गया था, चंद्रयान 2 2019 में गया था, पायनियर 1, ठीक है, पायनियर 10 2003 में गया था। ये भारत और ये दोनों है नासा, तो सबसे पहले नासा। तो पायनियर 1 सौरमंडल से बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्षयान था। अक्टूबर 1958 में प्रक्षेपित किया गया था ये, और 38 किलोग्राम का अंतरिक्षयान था ये, और नासा द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। और यह थोर एवल 1 नाम के 2 चरणों वाले रॉकेट को ले गया था, जो आधुनिक डेटा रॉकेट का प्रारंभिक पूर्ववर्ती था, डेल्टा रॉकेट का प्रारंभिक पूर्ववर्ती था। और इसे कैनेडी अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के एक लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। बाकी पायनियर 10 की बात करें तो एक के बाद 10 भी गया नासा का, वो 2003 में गया। और भारत का चंद्रयान 2 इसरो का यानी 2019 में गया, और मंगलयान 2014 में गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। बामन ग्रह सीरस किसके बीच स्थित होता है? बृहस्पति और मंगल के बीच, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वामन ग्रह सीरस बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित होता है, और वामन ग्रह सीरस मंगल और बृहस्पति के बीच धूमकेतु यानी क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड होता है। सीरस का कोई चंद्रमा नहीं है। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया था, 19 या 20 में पूछा गया था। बेलेजली ने, या 21 में, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ये 4 कारण हैं किस लिए की थी। देखिए, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी क्योंकि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली एक ब्रिटिश राजनीतिक और औपनिवेशिक प्रशासक था।
वह 1798 और 1805 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा और बाद में ब्रिटिश कैबिनेट में विदेश सचिव के रूप में काम किया उसने। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का 1800 के दशक में बहुत विस्तार हुआ और अधिक सुव्यवस्थित प्रशासन की तत्काल आवश्यकता थी उस समय। और लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और ऑप्शन क्या क्या है? उसे लंदन में स्थित फोर्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। गलत। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। गलत। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। गलत। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ICAR राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ICAR राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना की गई थी दिसंबर 1983 में। ऑप्शन नंबर ए है आंसर। तो ICAR राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना दिसंबर 1983 में इलाहाबाद में हुई थी, वर्तमान का प्रयागराज। और इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में की गई थी और वर्तमान में जो उसका कार्यालय है वो है लखनऊ में। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो को किस रूप में याद किया जाता है? यह प्रश्न UPSC सिविल सेवा में वर्ष 2020 में पूछा गया था। बताइए। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, या आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में? शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम कुमार सहगल भारतीय राष्ट्रीय सेना के 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारी और नेताजी के भरोसेमंद सहयोगी थे। वर्ष 1945 में लाल किले पर अंग्रेजों द्वारा उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन भारत में व्यापक विरोध और अशांति के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा। कांग्रेस नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दल सहयोगी भूला भाई देसाई और बैरिस्टर तेज बहादुर सप्रू के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना अधिकारियों की कानूनी रक्षा टीम में शामिल हुए। तो कर्नल गुरबख्श सिंह, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, मेजर जनरल शाहनवाज खान का संबंध किससे? आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। बाकी ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। और सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। एक लाइक आप कर सकते हैं, टेस्ट पसंद आता है तो। प्रैक्टिस करते रहिएगा।